अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो द ली शैटलियर प्रिंसिपल में जो अहम बात है वो ये है कि ये जैसा कि लिखा है कि एक प्रिंसिपल है, असूल है। इस असूल के तहत अगर हम मान जाएं कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं A प्लस बी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी। अब ये प्रिंसिपल कहता है, जैसे कि लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो जो हम यहां पर मान रहे हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है और ये इक्विलिब्रियम पर भी है, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। तो अब हम इसमें एक स्ट्रेस पैदा करते हैं। स्ट्रेस का मतलब कोई भी ऐसी चीज होगी जो इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ मोल हैं, फॉर एग्जांपल ए के और कुछ बी के, इस तरह सी और डी के। अगर हम कुछ मोल जैसे मिसाल के तौर पर डी से बाहर निकाल लें, यानी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपने इस सिस्टम को स्ट्रेस दिया है। अगर ऐसा किया है तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलीफाई। तो उसने कहा कि वो कोशिश करेगा कि इस असर को नलीफाई कर दे, कम कर दे या खत्म कर दे। जैसे क्या कि लिखा है एज फॉर एज पॉसिबल, यानी जित हद तक हो सकता है, जितना हो सकता है उस असर को खत्म किया जाएगा। और लिखता है द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस, मतलब उस स्ट्रेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा जितना हो सकता है वहां तक। कंप्लीटली खत्म नहीं होता ये स्ट्रेस या इसका इफेक्ट, बट ये है कि उसको हम वाकई में कम से कम कर सकते हैं। इस बात को हम अगली मिसालों में समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहूं कि अगर डी की कंसंट्रेशन आपने ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब वो इक्विलिब्रियम पर था, निकाल ली, यानी आपने इसको सिस्टम से निकाल लिया, तो क्या होगा, इसके वजह से सिस्टम यानी ए और बी पार्ट, सिस्टम के जो ए और बी पार्ट जो कि रिएक्टेंट्स भी हैं, वो मजीद रिएक्शन शुरू कर देंगे और मजीद रिएक्शन शुरू करने के बाद वो और प्रोडक्ट बनाएंगे और डी की मिकदार फिर वहां पर ही ले आएंगे जैसे कि वो पहले थी, यानी उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जो हमने पैदा किया। अब हम समझते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को कि अगर हम कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक वो जो असर है या इफेक्ट है वो कैंसिल कैसे किया जाएगा या उसको कम से कम कैसे किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जो रिएक्टेंट्स हैं वो है बिस्मुथ क्लोराइड BiCl3 एंड वाटर। ये एक बिस्मुथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस है जिसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट वाइट, जिसमें लिख भी दिया वाइट है, ये एक वाइट और क्लाउडीनेस देता है, क्योंकि व्हाइट कलर का बढ़ना क्लाउडीनेस की वजह बनेगा। यानी हम यहां पर ये कह रहे हैं कि बिस्मुथ क्लोराइड जो कि एक क्लियर सोल्यूशन होगा, वाटर भी एक क्लियर पार्ट है इस सोल्यूशन का, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा वैसे वैसे क्लाउडीनेस इंक्रीज करेगी। व्हाइट कलर का BiOCl बिस्मुथ ऑक्सी क्लोराइड जो बनेगा वो चेंज लाने की वजह बनेगा। मतलब हम समझ जाएंगे कि अगर ये व्हाइट हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है रिएक्शन, तो वो फॉरवर्ड चल रहा है। और अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि क्लाउडीनेस खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है और पानी ज्यादा और BiCl3 बन रहा है। एनी हाउ हम समझते हैं कि ये रिएक्शन कैरी आउट हुआ और व्हाइट कलर का ये क्लाउडी सोल्यूशन अब बन चुका है। और इसके बाद क्या हुआ कि हमने इसके अंदर HCl की मिकदार बढ़ाना शुरू की। जब हमने इसके अंदर HCl की मिकदार बढ़ा दी
मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर HCl की खास मिकदार थी, लेकिन अब आपने इसको इंक्रीज कर दिया है, यानी इक्विलिब्रियम को आपने स्ट्रेस दिया है। अब इस स्ट्रेस को ली शटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक नलीफाई करना होगा, कम करना होगा या खत्म करने की कोशिश करनी होगी। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि HCl कम हो जाए? मतलब हमने तो बढ़ा दिया उसको अपनी एडिशनल HCl डालने के बाद, लेकिन अब रिएक्शन इसको कैसे कम करेगा? तो इसका एक ही तरीकाकार है, वो ये है कि रिएक्शन को बैकवर्ड चला जाना चाहिए। मतलब BiCl3 और वाटर बनाना चाहिए ताकि HCl की मिकदार कम हो जाए, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए HCl एक रिएक्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन में, तो बैकवर्ड रिएक्शन जितना ज्यादा होगा HCl उतना कंज्यूम हो जाएगा, तो HCl की मिकदार कम हो जाएगी। और ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो इफेक्ट आएगा, जो क्लाउडीनेस है वो कम हो जाएगी, मतलब सोल्यूशन क्लियर होने लगेगा, और यही अलामत होगी कि रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड। इसी तरह से अगर हम फिर दोबारा से समझें, सपोज कीजिए कि हम HCl जो है वो यहां पर नहीं बढ़ाते, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। यानी हम चाहते हैं कि अब वाटर की कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, कम। अब अगर पानी को निकाल लेंगे, लेस कंसंट्रेशन कर देंगे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि पानी की मिकदार को फिर बढ़ाया जाए? तो इसका भी यही हल है कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाने पर वाटर की कंसंट्रेशन मजीद बढ़ने लगेगी और एक खास कंसंट्रेशन वापस आएगी और एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी हमने इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है वो चेंज की है। अगर हम अब यही चीजें कुछ यूं समझें कि बजाय इसके कि पानी की मिकदार या BiCl3 की मिकदार हम कम करने के, यानी रिएक्टेंट्स को कम करने की बजाय हम रिएक्टेंट्स को बढ़ा देते हैं, रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करते हैं, तो सिस्टम इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करेगा? रिएक्टेंट्स की मिकदार कम करेगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। इस तरह प्रोडक्ट क्या करने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। किसकी वजह से? ली शटलियर प्रिंसिपल की वजह से। यानी हमने रिएक्टेंट बढ़ाए, जिसको कम करने के लिए रिएक्शन कहां चला गया? फॉरवर्ड, और खुद ब खुद जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। अब अगर हम यही काम उलट करें, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स की तादाद या मिकदार को हम बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, सपोज कीजिए अब प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं? खुद इंक्रीज कर रहे हैं, यानी जो इक्विलिब्रियम पर थी उससे कुछ ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर, तो प्रोडक्ट्स के बढ़ाने की वजह से रिएक्शन इसको कम करेगा इस तरह से कि रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर देगा। यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। तो इस अंदाज में हमने नतीजा यह निकाला कि रिएक्टेंट्स की जितनी मिकदार बढ़ाते जाएंगे, उसको कम करने की खातिर प्रोडक्ट जो है वो बढ़ाए जाएंगे, ज्यादा कर दिए जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट को हमने इंक्रीज कर दिया खुद से, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा ताकि इसकी मिकदार को कम किया जाए और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे लाया जाए। तो इस तरह से हम रिएक्शन को जब भी डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज की जा सकती है। लेकिन एक बार याद रहे कि इस रिएक्शन के लिए जो केसी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम को। इसके लिए हमारे पास चंद एक जरूरी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो ये हैं कि जो रिएक्शन हम कर रहे हों वो प्रेशर के ज़ेरे असर हो, मतलब प्रेशर का चेंज उन पर एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आता हो, या हम कहें कि वॉल्यूम में तब्दीली अगर कर दी जाए तो उसकी वजह से भी वहां पर फर्क पड़ना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हम ये मानते हैं कि जो SO2 है वो एक गैसियस फेज रिएक्टेंट है, इसी तरह से जो ऑक्सीजन है ये भी गैसियस है और SO3 भी गैस है, और अगर गैस पर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे पास ये शर्त है कि यहाँ सॉलिड ना हो,
बल्कि गैसियस फेज रिएक्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम उसमें चेंज किया जाए तो किस तरह से ली शैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ये इसको देखते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस भी करते हैं। बैलेंस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 2 moles of SO2 and 1 mole of O2 will react। इसका मतलब ये है कि हम देखें कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं यहाँ पर। तो रिएक्टेंट के जो मोल हैं टोटल मिलाकर 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के जो टोटल मोल्स हैं वो हैं 2। तो प्रोडक्ट चूंकि एक ही है और यही इसके जो मोल्स हैं जो तैयार हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर सीखा कि ये कैसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में 3 मोल्स थे रिएक्टेंट्स के और 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इन मोल से हमें क्या लेना देना है, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हमें अगर समझ में आ गई बात तो हम सारी बात आगे भी समझ सकते हैं। देखें, अगर मोल्स की तादाद 3 होगी मतलब ज्यादा होगी और मोल की तादाद 2 मतलब कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त जो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम था वो ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है और ऐसे ही रिएक्शन हमें चाहिए जिसमें नंबर ऑफ मोल चेंज हो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अगर इक्वल होंगे तो फिर हम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को इतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे। एनीहाउ, अब हम एक काम करते हैं, हम सोच लेते हैं कि रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है और इस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही मौजूद हैं एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में। अब हम एक काम करते हैं, इस पे प्रेशर को बढ़ाते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये रिएक्शन हो रहा है। जहां हम कर रहे हैं यहां पर एक पिस्टन भी मौजूद है। इस पिस्टन को हम मूव कर सकते हैं। अगर पिस्टन को मूव करेंगे तो प्रेशर घटाया बढ़ाया जा सकता है। सपोज कीजिए जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो उस वक्त वहां पर जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की वो ज्यादा थी, लेकिन जब रिएक्शन कैरी आउट हो गया तो फिर क्या हो गई, कम हो गई। जैसे मैं अभी अभी हमने समझा है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। कि अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो नया लेवल है वो ये है, मतलब पहले नंबर पर हम कह रहे थे कि वॉल्यूम ज्यादा है, अब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो चुका है। मतलब रिएक्शन जब भी फॉरवर्ड जाएगा तो वो अपने वॉल्यूम को कम करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम करेगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम ये करते हैं कि जो प्रेशर है उसको बढ़ा देते हैं और बढ़ाने से जो पिस्टन है वो मजीद नीचे की तरफ जाएगा। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन का या रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए। जब आप प्रेशर को बढ़ा देंगे यानी P1 से P2 कर देंगे, P2 ज्यादा प्रेशर है, तो रिएक्शन किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा। थोड़ा सा एक लम्हे को सोचिए कि ये वो साइड है जो ज्यादा वॉल्यूम लेती है और ये वो साइड है जो लेस वॉल्यूम में आ सकती है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल की वजह से कम है, या कह सकते हैं वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स की वजह से कम है, जबकि यहां का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के ज्यादा हो जाने की वजह से ज्यादा है। अब अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है कि ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन उस जगह या उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहां पर थोड़ी जगह के अंदर लेस वॉल्यूम में रिएक्शन रह सके, और वो यकीनन प्रोडक्ट है। इस बात को दोबारा से समझते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट वो हैं जो कम जगह लेते हैं और प्रेशर के बढ़ने से जगह कम दस्तयाब होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे एंड रिएक्शन विल प्रोसीड
in the forward direction. सम अप करते हैं एक दफा। हम कह रहे थे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट हैं। रिएक्शन जब प्रोसीड होता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और कम वॉल्यूम में प्रोडक्ट समा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मजीद वॉल्यूम को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो प्रेशर के बढ़ाने की वजह से सिस्टम उस स्टेट में जाएगा जिस स्टेट में कम वॉल्यूम में वो रह सके, और कम वॉल्यूम में चूंकि प्रोडक्ट रह सकता है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है कि अगर हम दोनों चीजों को यानी प्रेशर और वॉल्यूम को देखें तो हमें पता है कि प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाते हैं वॉल्यूम उतना ही कम हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम कम किया, बात एक ही है। अगर हम यहां पर कहते हैं कि हमने कोशिश की है कि प्रेशर को बढ़ाया है तो इसका मतलब ये भी है कि हम कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से असल में हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया है। तो दोनों सूरतों में चाहे प्रेशर को बढ़ाएं चाहे वॉल्यूम को डिक्रीज करें, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही चलेगा। और अगर इसका उलट कर दिया जाए, रिएक्शन को फैलने का या रिएक्शन मिक्सचर को फैलने का मौका दिया जाए, ज्यादा वॉल्यूम देना हम चाहते हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम में ऐसी कौन सी शय है जो आसानी से एग्जिस्ट कर सकती है या कहें कि वो फेवरेबल होगा, वो कंडीशन के हम जिसके अंदर उसे फैलने का मौका देंगे वो फेवरेबल होगी, यकीनन वो रिएक्टेंट्स के लिए होगी। तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दें और वॉल्यूम इंक्रीज कर दें। ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कोट करते हैं जो अभी हमने पहले भी की है, लेकिन इस दफा हम ये देखेंगे कि एक क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। मतलब एक स्पेसिफिक या एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के जरिए से हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर असरअंदाज होगा और ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम किस तरह से शिफ्ट होगा या अपनी पोजीशन चेंज करेगा ताकि वो केसी को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सके। इस चीज के लिए हम ये एग्जांपल कोट कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी पिछली एग्जांपल में ये बताया जा चुका है, ये एक गैसियस फेज रिएक्शन है और गैसियस फेज रिएक्शन के अंदर SO2 भी गैस है, O2 भी, और इसी तरह से SO3 भी एक गैस है। गैसियस फेज रिएक्शन पर वॉल्यूम का असर खासा एहतियात से देखा जा सकता है, यानी किस तरीके से वॉल्यूम चेंज का होना या प्रेशर के चेंज के होने से कितना इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर और किस तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है अगेन, और किस तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझने के लिए हम अपना एक पुराना रिलेशनशिप बनाएंगे जिसको हम केसी एक्सप्रेशन कहते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो उस टाइम पर यानी इनिशियल टाइम पर हम कहेंगे कि SO2 की मिकदार जो थी वो A थी और ऑक्सीजन की B थी, जबकि SO3 मौजूद नहीं था। लेकिन जब हमारे पास ऐसा टाइम आ गया जो इक्विलिब्रियम पर था तो हम कहेंगे कि हमारे पास SO3 बन गया। इस SO3 को हम X से शो कर रहे हैं और X की मिकदार जैसे कि पहले भी केसी एक्सप्रेशन लिखते हुए मैंने बताया था उसी अंदाज में कि हम यहाँ पर X तो लिखेंगे, ये एक प्रोडक्ट की मिकदार है, लेकिन इसकी मोलर कंसंट्रेशन हम यहाँ से लेंगे जो कि 2 है, तो यहाँ पर 2X बनेगा। इसी तरह से हम कहेंगे कि अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी SO2 की A की, अब वो नहीं रही और उसमें से कुछ कमी हो गई है, से हम कहते हैं कि वो X कम हो गया है। इस X की कंसंट्रेशन हम इसकी मोलर कोफिशिएंट जो है वो यहाँ से देखेंगे कि ये 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना होगा। इसी तरह से B माइनस X लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ X भी 1 होगा। केसी एक्सप्रेशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम V है, तो यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी ये V है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जबकि जो पहले दो हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो केसी राइट करने के लिए हमें कुछ यूं करना पड़ेगा कि केसी इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि हम लिखेंगे SO3 और कंसंट्रेशन
रेज टू पावर स्क्वायर। जैसे कि पहले केसी लिखना सिखाया गया है, उसके मुताबिक हम इस कोफिशिएंट को एक्सपोनेंट के तौर पर लेते हैं फॉर्मूला में। ये रिएक्टेंट थे ओवर द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे पास? SO2 का स्क्वायर एंड O2 रेज टू पावर ओनली 1, क्योंकि यहां पर 1 है। अब हम ये जो सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि SO2 की इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इसी तरह से O2 की इक्विलिब्रियम स्टेट पर, O3 की, ये हम पुट करते हैं। तो पुट करने पर हमें पता लगता है कि SO3 की जगह पर लिखना होगा 2x/v, 2x/v स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स, a माइनस 2x ओवर v रेज टू पावर स्क्वायर। इसी तरह से O2 की जगह पर हम लिखेंगे इसकी मोलर कंसंट्रेशन b माइनस एक्स, b माइनस एक्स ओवर v रेज टू पावर 1। बेशक उसको ना लिखें। अब हम इसको हल करते हैं और अपना फाइनल एक्सप्रेशन देखते हैं कि फाइनल एक्सप्रेशन किस तरह का होगा। इट विल बी लाइक दिस, Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर v। सिंप्लीफाई करते हुए हमें ऐसा पता लगेगा कि यहां पर एक v बचेगा, बाकी सब v कट जाएंगे और नीचे होगा a माइनस 2x स्क्वायर एंड b माइनस x। यहां पर कुछ एक बातों को समझना चाहेंगे। जैसा कि ये हमारे पास v वॉल्यूम है ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जबकि a माइनस 2x हमारे पास रिएक्टेंट की एक खास मिकदार है और b माइनस x भी रिएक्टेंट की एक मिकदार है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक रिएक्टेंट के बारे में समझते हैं, जैसे कि बुक ने भी इशारा दिया है, वो ये है कि सबसे आसान हमारे पास कंसंट्रेशन x है। ये x क्या है? अगर हम x को गौर से देखें तो पता लगता है कि x एक वो खास मिकदार है जो O2 की है, जो कि चेंज हो गई है प्रोडक्ट के अंदर। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमने देखी थी O2 की तो वो B थी, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो उस इक्विलिब्रियम के वक्त B में से यानी O2 की एक खास कंसंट्रेशन कम हो गई, लेस। ये जितनी कम हो गई है इसका मतलब है उतना ही प्रोडक्ट बन गया है। तो X जितना बड़ा होता जाएगा मतलब B उतना छोटा होता जाएगा, यानी कहने का मतलब है O2 उतना तब्दील होता जाएगा किसमें? प्रोडक्ट्स के अंदर। तो X की मिकदार अगर बढ़ जाती है इसका मतलब ये है कि O2 की मिकदार कम हो जाती है और SO3 की मिकदार बढ़ जाती है। ऐसा करने से हम ये कहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। मैं दोबारा से बात करता हूं कि अगर X की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये है कि B की मिकदार कम होती जा रही है, और B क्या है? O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी O2 कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड होता चला जा रहा है। तो ये हमारे पास X है, यानी टोटल B की कंसंट्रेशन में कितनी कमी वाक़ हो रही है। एनी हाउ हम इसको देखते हैं कि अगर हम अपने फाइनल रिलेशनशिप की तरफ आएंगे तो हमें पता लग रहा है कि वॉल्यूम जो है, क्योंकि हमने यहां जिक्र करना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो है वो Kc के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से जो X है वो Kc के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि V जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही X कम हो जाएगा। वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे उतना ही X कम होगा। इस रिलेशनशिप को हम अपनी पुरानी एग्जाम्पल के एतबार से भी समझते हैं कि वहां पर यह बात किस तरह से समझ में आएगी। एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैसियस मिक्सचर है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है। जब हमारे पास यहां पर एक पिस्टन था, हम सपोज करते हैं कि
पिस्टन पर एक स्पेशल प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से कुछ वॉल्यूम कम हो गया और पिस्टन मूव कर नीचे की जानिब आ गया और इसके मुकाबले में जो पहले के मुकाबले में गैस थी वो खासी हद तक कंप्रेस हो गई। अब दोबारा से बात समझते हैं। हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? ये इंक्रीज ऐसे करेंगे कि पिस्टन को वापस ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह से रिएक्शन मिक्सचर को ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा मुकम्मल तौर पर एक्सपैंड होने के लिए। टेंशन को दोबारा से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो 2 + 1 कितने हुए? 3। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स, जबकि प्रोडक्ट सिर्फ 2 हैं। तो यहां से हमें ये बात समझने का मौका मिलता है कि रिएक्शन को अगर हम वॉल्यूम कम देंगे तो वो उस तरफ प्रोसीड करेगा जहां पर वो कम मोल्स रखता है। कम मोल का मतलब कम मॉलिक्यूल्स, और कम मॉलिक्यूल्स का मतलब है कम वॉल्यूम, घेरना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पिस्टन पर जोर देकर वॉल्यूम कम कर देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं जैसे कि ये, तो फिर रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगा जहां पर उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, जैसे कि 3, और वो 3 कहां पर है? रिएक्टेंट की तरफ। तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। तो हमने यहां पर अपनी पुरानी बात फिर दोहराई है कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगा जहां पर वो कम नंबर ऑफ मोल रखता है, मतलब प्रोडक्ट्स की तरफ, और रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स जहां पर ज्यादा मोल रखते हैं, यानी ज्यादा मोल रखने वाले रिएक्टेंट्स, रिएक्शन वहां पर चला जाएगा, पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, यानी किस तरफ? बैकवर्ड। ये हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि केसी को मेंटेन किया जाए और कांस्टेंट रखा जाए, जो कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक रखना जरूरी है। कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर हम कहें कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम के इंक्रीज कर देने से असल में रिएक्शन कहां जा रहा है? बैकवर्ड। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स की मिकदार है ये क्या हो रही है? कम, और बी की मिकदार बढ़ रही है। बी का मतलब O2, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, एक्स की मिकदार कम हो रही है। और अगर हम उलट कहें, उलट से मुराद ये है कि अगर हम कहें कि वॉल्यूम कम कर दिया गया है, रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया है, रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतनी एक्स की मिकदार बढ़ जाएगी, यानी O2 की मिकदार कम हो जाएगी और SO3 की मिकदार बढ़ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, जिसको मैं एक बार फिर एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं। वो ये कि अगर वॉल्यूम कम तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन जितना फॉरवर्ड उतना प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट की मिकदार कम, यानी एक्स बढ़ जाएगा, और बी की मिकदार में से चूंकि वो निकल रहा है इसलिए बी का, या बी की मिकदार कह लीजिए, या बी कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। तो ये था हमारे पास एक रिलेशनशिप जिसमें हमने कुछ यूं समझा कि अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर वॉल्यूम को घटा दिया जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। इसको समराइज करते हैं दोबारा से और ये देखते हैं कि आया कि हमने क्या सीखा। हमने ये वाली बात सीखी है कि अगर वॉल्यूम को कम कर दिया गया, लेस कर दिया गया, तो रिएक्शन जाना शुरू कर देगा कहां पर? उस साइड पर जहां पर उसके नंबर ऑफ मोल कम है, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ है। कि अगर हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पर उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा, तो रिएक्टेंट्स बढ़ने लग जाएंगे। जब रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन बैकवर्ड है
और जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है। ये था सिंपल रिलेशनशिप। अगर वॉल्यूम कम कर दिया गया है, डिक्रीज किया गया है, तो प्रोडक्ट बढ़ने लगेंगे, और प्रोडक्ट जितने बढ़ने लगेंगे इसका मतलब है एक्स की मिकदार भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्स की मिकदार इंक्रीज होगी, यानी वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम अगर डिक्रीज तो एक्स इंक्रीज। और इसी तरीके से दोबारा से देखें, वो ये कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स की मिकदार है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्स यानी हमने यहां पर ये बात सीखी कि जो एक्स है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यूं कहें प्रेशर के एतबार से तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रेशर जितना इंक्रीज होता है वॉल्यूम उतना डिक्रीज होता है। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप देंगे तो हम कहेंगे कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। और इसी तरह से अगर हम कहें कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के एतबार से बात नहीं जा सकती है, या सिर्फ वॉल्यूम के एतबार से ही बात नहीं जा सकती है कि वॉल्यूम किस तरह से घटता या बढ़ता है, और प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर के घटाने से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम के घटने और वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा, वो हमने कहा कि बिलतरतीब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होंगे। और इसी तरह से अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर कम हो रहा है हमारा एक्स, और अगर वॉल्यूम मिसाल के तौर पर घट रहा है तो बढ़ रहा है हमारा एक्स। तो एक्स और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान भी इनवर्स रिलेशनशिप है, और रिएक्शन प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाएगा अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं ज्यादा बन जाएंगे अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो ये हमारे पास चंद एक बातें थी जो हमने समझी। इसी तरह से हम बहुत सी एग्जांपल कोट कर सकते हैं और उनके केसी एक्सप्रेशन के जरिए से हम समझ सकते हैं। एक बात याद रहे कि वॉल्यूम के घटाने बढ़ाने से या एक्स की वैल्यू के घटने बढ़ने से एक्चुअली हम ये बात जाहिर कर रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड इसलिए जाएगा ताकि वो केसी को कांस्टेंट रख सके। तो केसी अगर हम दूसरे किसी एक्सप्रेशन का समझेंगे या दूसरे किसी केमिकल रिएक्शन का समझेंगे तो हमें चंद बातें और भी समझ में आएंगी। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ PCl5। इसके लिए हम केसी भी राइट कर सकते हैं, जैसा कि इस तरह इसको लिखेंगे। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन भी लिख सकते हैं और उसका केसी भी कुछ यूं होगा। ये हमारे पास रिएक्शन कहला रहा है डिसोसिएशन ऑफ N2O5 टू गिव द NO2 गैस। अब हम इन रिएक्शंस को अगर गौर से देखें तो हमें चंद एक बातें समझ में आती हैं, और वो क्या है, वो कुछ यूं कि इससे पहले जो हमने रिएक्शन समझा था उसमें रिएक्टेंट्स की
जो मोल थे वो ज्यादा थे, जबकि इसमें रिएक्टेंट के मोल हैं जस्ट 1, लेकिन प्रोडक्ट के मोल हैं 1 + 1 = 2, यानी 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। इसी तरह से इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 में भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जस्ट 1 मोल है, लेकिन NO2 के जो हमारे पास टोटल मोल हैं वो 2 हैं। तो यहां पर भी प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? एक नजर हम अपने पुराने रिएक्शन की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहां हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे वो कितने थे? ज्यादा, और प्रोडक्ट क्या थे? कम। मतलब अब जो हम रिएक्शन कोट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप इनवर्स है, यानी अब हम कह रहे हैं कि इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है उनकी मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के कम है। इसी वजह से यहां पर एक बात देखने को मिलेगी, वो ये कि जो वॉल्यूम होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और यहां पे भी वो डिनोमिनेटर में होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क यह पड़ेगा कि केसी और वॉल्यूम के दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगा, जो कि पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप था। इस तरह हम कहेंगे कि वॉल्यूम के बढ़ाने से क्या होगा? जो x की मिकदार होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसी तरह यहां पर भी वॉल्यूम के बढ़ाने से जो x की मिकदार होगी वो बढ़ जाएगी। तो x की मिकदार अगर बढ़ जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू कर देगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम के बढ़ाने से x कम हो जाएगा और वॉल्यूम और रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, लेकिन इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, बल्कि उलट है। इसकी वजह यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हैं बनिस्बत इसके मोल ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी इक्वल हो तो क्या होगा? फिर वॉल्यूम के बढ़ाने घटाने से या प्रेशर के घटाने बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो चेंज, कोई तब्दीली खास पैदा नहीं होगी और ना ही कोई केसी मतलब वापस लाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी। और इस तरह एक एग्जांपल और भी है कि अगर हम जो जितना भी रिएक्शन का मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैसियस है, अगर वो गैसियस नहीं है यानी सॉलिड है या फिर लिक्विड है, इन दोनों सूरतों में भी यही चीज हमें देखने को मिलेगी कि नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर के घटाने या बढ़ाने से केसी कैसे चेंज होता है और केसी की जो पोजीशन है वो किस तरह से डिस्टर्ब होती है, और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक केसी दोबारा से कैसे एक्वायर होता है, और जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कब फॉरवर्ड होगी और कब रिवर्स होगी अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट किस्म की कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन उन एग्जांपल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर A एंड B, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो है C। हम ये बात मानते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर हम एक चीज और ऐड करते हैं, दैट इज अ हीट, यानी कहने की बात यह है कि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। हम ऐसा करते हैं अपनी समझने के खातिर, इस हीट को एज अ प्रोडक्ट लेते हैं कि ये भी एक प्रोडक्ट है। तो बेसिकली जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है या हीट खारिज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट में। सपोज कीजिए कि हम ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं और ये रिएक्शन तब होगा जब हीट बाहर खारिज होगी,
यानी हम कह रहे हैं कि हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से। अब सपोज कीजिए कि हम इस रिएक्शन को कोशिश करते हैं कि और तेज हो जाए। तो और तेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस रिएक्शन को तेज करने के लिए बाहर की तरफ से जो टेम्परेचर है उसको कम करना होगा, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करना होगा। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरता गया, यानी हमने बाहर ठंडक पैदा कर दी, तो ये आसान हो जाएगा एक रिएक्शन के लिए कि वो मजीद हीट को बाहर खारिज करे, और जितनी हीट बाहर खारिज होती रहेगी और हम उसको निकालते रहेंगे तो ये रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। मतलब अब हमने क्या कहा कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम सराउंडिंग को किसी तरह से ठंडा करते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं सिस्टम का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिएक्शन चलता रहेगा आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड रहेगा और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर या आप कह लीजिए कि हीट कम कर देते हैं तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड ही रहेगी। अब हम इस रिएक्शन में ये समझते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ली शैटलेस प्रिंसिपल के बारे में जाना था, हमें समझते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और रिएक्शन के प्रोसीड होने पर कुछ ये हुआ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया और अब हमारे पास जो ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पर है और जितनी मिकदार यहाँ पर ए और बी की है उसी तरह से कुछ मिकदार सी और हीट यानी दूसरे प्रोडक्ट की है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये काम करते हैं कि हीट को निकाल देते हैं, मतलब हीट की मिकदार हमने कम कर दी तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे मैंने ये वाली बात यहाँ पर भी कही है कि हीट निकालने में हम फेवरेबल कंडीशंस मुहैया कर रहे हैं इस रिएक्शन को, तो जितनी हीट निकलती जाएगी मजीद निकलेगी और निकलेगी, इसी अंदाज के अंदर जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी। और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक हीट की मिकदार जितनी इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए वो वापस गेन करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा और इस तरह से दोबारा से हीट मजीद प्रोड्यूस होगी, मतलब हीट के निकाल देने से। और अगर हम उलट काम करें, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि नहीं, हम इस रिएक्शन को हीट फराहम करते हैं, इट मीन्स दैट हम ये कहते हैं कि हम इस टेस्ट ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब के नीचे एक लैंप जला देते हैं या एक बर्नर जला देते हैं और इसको गर्म करते हैं। अब गर्म करने से क्या होगा, देखें रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक है और हीट निकलना इसमें फेवरेबल है, हीट निकलेगी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि वो तो रिएक्शन हीट निकाल रहा है पर आप इसको और हीट देते जा रहे हैं। इस तरह सिस्टम के अंदर हीट की एक मखसूस मिकदार रहेगी और जब तक वो नहीं निकलेगी उस वक्त तक रिएक्शन भी आगे की तरफ नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हीट की मिकदार ऐड कर दी गई तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और हीट की मिकदार कम करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ये बैकवर्ड कब होगा, जब हम खुद बाहर से हीट फराहम करेंगे और रिएक्शन के फॉरवर्ड होने को एक्चुअली फेवर नहीं देंगे और खुद ब खुद रिएक्शन हीट की मिकदार को कम करने के लिए शुरू हो जाएगा बैकवर्ड जाना और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स बनने लगेंगे। तो ये आपके पास थी डायरेक्शन। मैं दोबारा से समअप करता हूं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें से अगर हम हीट निकालने के लिए फेवरेबल कंडीशन देंगे, मतलब हीट कम कर देंगे उसकी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगा। लेकिन अगर हमने हीट की मिकदार बढ़ा दी तो हीट की मिकदार कम करने के लिए ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और फिर दोबारा से केसी इस्टेब्लिश होगा। तो हम तो अगर हम चाहें तो रिएक्शन को फॉरवर्ड भी चला सकते हैं और बैकवर्ड भी चला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इर्द गिर्द का टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ये देखते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन बजाय एक्सोथर्मिक के अगर वो एंडोथर्मिक है तो फिर क्या होगा।
अब हम यूं सपोज कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक A है रिएक्टेंट, और इसके साथ एक दूसरा रिएक्टेंट है दैट इज कॉल्ड हीट। मतलब अब ये रिएक्शन तब होगा जब हीट दी जाएगी, मतलब हीट अब्सॉर्ब होगी, और इस तरह से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इट इज सी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो तब फॉरवर्ड होगा जब हीट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जब तक हीट नहीं दी जाएगी दी जाएगी उस वक्त तक ए चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक रिएक्शन है। तो हमने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझा है। हमें समझते हैं कि ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, और अब ये टेस्ट ट्यूब में होने वाला जो रिएक्शन है ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप इसको हीट नहीं देंगे। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास लैंप है और हम इस लैंप के जरिए से इसको हीट कर रहे हैं कि हीट की एक मखसूस मिकदार अंदर जाएगी, यानी आप समझ लीजिए एक रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर दिया आपने जो दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलेगा और उसके बाद नया प्रोडक्ट बनाएगा। इट इज सिंपल रूल। अब आपको क्या करना चाहिए कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड करना है तो रिएक्शन फॉरवर्ड करने के लिए चूंकि इस रिएक्शन को पहले से ही हरारत चाहिए तो आपको मजीद एनर्जी देनी होगी, और इस तरह रिएक्शन जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ यूं करें कि हम बजाय इसके कि एनर्जी देने के इसको एनर्जी ना दें, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि इसको कोल्ड करें, ठंडा कर दें। मतलब अगर हम अपने सराउंडिंग को किसी तरीके से ठंडा कर दें तो ठंडा करने पर होगा ये कि वो जो नेसेसरी हीट है रिएक्शन को करने के लिए वो मिलेगी नहीं और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा नहीं। तो ये आपके पास बेसिकली थीम है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब हम समझते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की इस हीट को हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हीट प्रोवाइड ना करने से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करेगा, और अगर आप हीट प्रोवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है तो वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को वो वापस लेकर आएगा दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। कैसे? जब रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। तो इस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा हीट देने से। लेकिन जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पर आ गया है, अब मुनासिब हीट जो दी जा रही है वही काम आएगी, लेकिन हीट की मिकदार घटाने से या बढ़ाने से जो पोजीशन है उस पर इफेक्ट आता है। तो ये हीट का घटाना बढ़ाना से मुराद ये है कि टेम्परेचर का कम अदा कर देना। एनी हाउ ये एक सिंपल सी बात है। तो हमने अब तक ये सीखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट का जाना फेवरेबल कंडीशन है ताकि रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जा सके। और इसके मुजाद अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें जिसके अंदर हीट बाहर बाकायदा तौर पर खारिज होती है, तो उसके लिए अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक ऐसा माहौल दें जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम से कम कर दे। इस तरह हीट बआसानी हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ आ जाएगी और रिएक्शन तेजी के साथ फॉरवर्ड होता रहेगा। तो इस तरह हम हीट को लेने से रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे, हीट को देने से एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे और ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अब हम अपनी बुक की एग्जांपल देखते हैं कि बुक हमें किस तरह से समझाती है। ये एग्जांपल अब आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएंगी क्योंकि हमने जो जनरल मेथड है वो पहले से पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है
Carbon monoxide, when react with the water, then it form carbon dioxide and hydrogen. And in this reaction, the heat evolve. अब जितनी हरारत निकलेगी, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी निकलती है, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए, तो इसके लिए वही जो हमने अभी समझा कि जितनी से ज्यादा हो सकता है कि हम ये फेवर दें रिएक्शन को कि वो हीट बाहर निकाल सके, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ऐसा करने के लिए ये बात जरूरी है कि हम इर्द गिर्द सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है या हीट है वो कम कर दें। इस तरह रिएक्शन जल्दी जल्दी से फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने हरारत वापस कर दी बजाय इसके कि फेवरेबल कंडीशन करने के, तो वो फेवरेबल कंडीशन तो आपने दी नहीं। अब क्या होगा, आप बाकायदा इसको गर्म किए जा रहे हैं और वो चाह रहा था कि जो एनर्जी वो बाहर खारिज हो जाए। इस तरह सिस्टम एनर्जी बाहर खारिज नहीं कर पाएगा और प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे और रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा। मतलब हम ये कहते हैं कि रिएक्शन हुआ, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद आपने क्या किया, उसको हीट दे दी या टेम्परेचर राइज कर दिया। जब हीट देंगे तो रिएक्शन जो होगा वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड जाना शुरू करेगा। आप यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि जो हमारे पास हीट का फैक्टर है वो कहां पर है, वो हीट का फैक्टर है बतौर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो इंक्रीज कर देने से केसी पर फर्क ये आएगा कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड हो जाएगी और बाकायदा तौर पर रिएक्शन को बैकवर्ड ही जाना पड़ेगा। रिएक्शन और कोड करने लगे हैं। एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। एक्चुअली इट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इट इज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं और वो जब पानी में हल होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो हमें प्लस में मिलती है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन या कह लीजिए ये सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन तब प्रोसीड होता है जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको रिएक्शन को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाए, तो हमें क्या करना होगा, हीट देनी पड़ेगी। इस तरह ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल रहेगी। और अगर हम ये कहते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया और आपने उसे हीट करना शुरू कर दिया, तो फिर भी जो केसी है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिस्टर्ब होगी। इस तरह डिस्टर्ब होगी कि रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एज अ रिएक्टेंट है। तो अगर आप हीट बढ़ा देंगे तो लीस्ट चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये हीट के असर को कम करना होगा और वो इसी सूरत में हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएं ताकि हीट की मिकदार कम हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो हमारे पास चलेगा ये कहाँ चलेगा, फॉरवर्ड। तो जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ही प्रोडक्ट बनेंगे और ये तभी होगा जब आप हीट ज्यादा देंगे। तो इस तरह हम अपनी डिफरेंट जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के दौरान कि जितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर and this reaction is endothermic and endothermic reactions are favored by increasing the heat of the solution. जैसे मिसाल के तौर पर अब हम एक ऐसी सॉल्युबिलिटी लेने लगे हैं जिस सॉल्युबिलिटी से कुछ यूं है कि सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हम हल करते हैं लिथियम क्लोराइड या हम हल करते हैं इसके अंदर लिथियम कार्बोनेट।
अगर इस जैसे कंपाउंड्स को हम यहाँ पर हल करें तो हल करने पे पता लगता है कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एनर्जी देते हैं। इट मीन्स दैट दीज आर द रिएक्शंस या सॉल्युबिलिटीज विच इवोल्व हीट। तो एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए हम इस रिएक्शन को हीट कर दें, तो हमने जैसे पहले समझा जनरल रिएक्शन में कि अगर ये हीट तो खारिज कर कर सॉल्युबल हो रहा था, और अगर हम इसको हीट करने लग जाएंगे तो फिर ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है कि हीट देना इन लिथियम क्लोराइड या लिथियम कार्बोनेट जैसे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं solubility decreases with the increase in temperature for exothermic solubilities या exothermic kind of reactions। तो अब आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड की solubility increase कर दी थी with the increase in temperature, while the solubility of the lithium chloride and lithium carbonate decreases with the increase in the temperature। इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल और भी कोट करें, फॉर एग्जाम्पल जो अब हमारी एग्जाम्पल होगी वो कुछ सोडियम क्लोराइड के बारे में। आप लोग ये जानते होंगे कि सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है, अगर आप उसको करते हैं किसी पानी में मिसाल के तौर पर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी के दौरान ना तो हीट निकलती है, यानी ना तो हीट इवॉल्व होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को हल करते हुए अगर इस सॉल्यूशन को गर्म करें या बेशक ठंडा करें, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पर। तो ये एक आपके पास समझ लीजिए तीसरी किस्म का एक रिएक्शन है, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड विल नॉट चेंज, nor increases and nor decreases। ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। हम एक बार फिर इसको गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सीख रहे थे फर्स्ट एग्जाम्पल। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि अगर सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिकली होती है तो रिएक्शन का हीट प्रोवाइड होना उसको फेवर देगा और ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर लिथियम क्लोराइड या लिथियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करें जो कि एक्सोथर्मिकली हल होते हैं, अगर इनको हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। एंड थर्ड वन जो हमने बात की वो ये कि अगर सोडियम क्लोराइड जैसे सब्सटेंस को जिसके सॉल्युबिलिटी में कोई हीट चेंज नहीं आता, मतलब हीट चेंज इज जीरो, द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज the change in heat of solution is zero for the sodium chloride, so the provide heat will not produce any change in the solubility of sodium chloride। अब हम पढ़ने लगे हैं effect of catalyst on equilibrium constant। यानी हम ये बात जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट में, और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। अब हम ये चाहते हैं कि इन रिएक्शंस की जो रफ्तार है उसको तेज कर दिया जाए, मतलब रिएक्शन जो है वो तेज चल पड़े। तो इसके लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैटलिस्ट असल में, जैसे कि हम ये वाली बात कई जगहों पे पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देता है, और वो कैसे करता है? बाय lowering
इन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाएगा तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिएक्शन प्रोसीड कहां पर करेगा। वो प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये कह रहे हैं कि कैटलिस्ट एक्चुअली इफेक्ट नहीं करता डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को। मतलब ना तो वो उसको ज्यादा फॉरवर्ड करेगा ना वो उसको बैकवर्ड करेगा, बल्कि दोनों रिएक्शंस को, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर देगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी। इस तरह से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और ना उसमें कोई तब्दीली होगी। हाँ, उस रिएक्शन का जो केसी है, ये जल्दी आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है या उसकी जो वैल्यू है वो जल्दी अटेन हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रहा था स्लोली, तो हमने उसको फॉरवर्ड कर लिया जल्दी जल्दी से, और इसी तरह से दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी से उस स्टेट में चले गए जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने की खातिर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एतबार से सम अप करें तो हमने ये सीखा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट का डालना रिएक्शन को तेज करता है, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड या सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन को नहीं, बल्कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और ऐसी सूरत हाल फराहम करता है कि दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड तेज हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है और केसी की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसमें हमने ये सीखा कि बाकी इफेक्ट्स के निस्बत जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होती।